और लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आने वाले हास्य व्यंग को, सफल हस्ताक्षर को जो हिंदुस्तान से अफ्रीका तक अपने खूबसूरत कलाम की खुशबू से पहचाना जाता है, मैं आवाज देता हूं भाई सर्वेश अस्थाना को कि वो तशरीफ लाए और अपनी हास्य व्यंग की कविताओं रचनाओं के साथ इस कवि सम्मेलन मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों के करीब पहुंचाए। आपने हमारी स्वागत में जितनी तालियां बजाई हैं, इसमें मैं आत्महत्या के सिवा कुछ नहीं कर सकता। एक बार जरा पीछे तक शामिल होइए कि हम पहली बार देखिए आपके शहर में आए, दोबारा पता नहीं स्वामी जी बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, तो एक बार जरा खुलिए, थोड़ा सा खुलिए, जरा सा हाथ खुलिए, आते सर आते ये पर इतनी घबराहट हमको है मंत्री जी, हम जिंदगी में कभी इतना घबराए नहीं जितना आज मुझे घबराहट हो गई। एक्चुअली क्या है, मैं महाराष्ट्र के इस इलाके में पहली बार आया। आपने मराठी में भाषण दिया, स्वामी जी ने भी थोड़ा बहुत मराठी बोला और जितने कार्यकर्ता थे वो आपस में मराठी बोल रहे थे, हमारे अनाउंसर सर भी मराठी बोल रहे थे और हम कुछ नहीं समझ पा रहे, भगवान कसम कुछ नहीं समझ पा रहे थे। इतनी देर में मैंने एक लफ्ज सीखा है, लौकरिया, यानी जल्दी करो। तो मैं लौकरिया, तो आप लोग ताली लौकरिया, है ना, ये घबराहट बहुत हो रही थी। मैं अपनी सर्विस में पढ़ी, मैं पढ़ी तो रहा हूँ, हाँ। मैं भगवान का समय यहाँ पे माइक पे पढ़ने ही आया हूँ और कुछ नहीं, कभी झूठ बोले नहीं आज तक, मैं पढ़ने आया हूँ। अच्छा, मंत्री जी सामने बैठे हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं भगवान का सब वो नहीं कह रहा, नहीं आप गलत समझ, मैं वो नहीं कह रहा। जब इतने प्यारे मंत्री इतना अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो सच ही कर रहे होंगे। तो इसलिए झूठ बोले, आप लोग जो समझ रहे हैं मैं वो कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं भीतर कह वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हो। बहुत मुस्कुराते हुए हमारे मंत्री जी हैं, युवा हैं, और जब युवा नेतृत्व आता है ना जी, तो डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए एक बार हमारे प्रिय संजय जी के लिए आप लोग ताली बजा दें। और मुझे घबराहट वास्तव में, और झूठ नहीं बोल रहा, मुझे अपनी स्थिति बिल्कुल जंगल के बंदर की तरह महसूस हो रही है। बिल्कुल क्या था, शेर जंगल का राजा था, जब देखो तो शेर ही राजा, जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, एक ही राजा है, मोनोटोनी हो गई है, बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। किसको राजा बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे आज हमारे नदीम भाई को संचालक बना दिया गया। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। हमसे जुड़े रहना, देखो जल्दी से बैठ जाओ सर। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन के बाद एक बकरी रोती है, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे। तो बकरी रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब और हिंदुस्तान की राजनीति और उदगीर की भयंकर तालियां, जल्दी बचा, अभी नहीं बोले जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या ना बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। इसी बीच चाय वाला भी आ गया। हम चाय वाले को रोक भी नहीं सकते, क्या पता अगला प्रधानमंत्री उदगीर से ही निकले। लेकिन इसमें सर्वेश भाई ये है कि सिर्फ चाय बेचने से किसी के प्रधानमंत्री बनने की कोई गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए चाय बेचने के साथ साथ बीवी को भी छोड़ना पड़ता है। आपने देखा वो क्या अपनी बीवी लेके आया था यार।
बीवी को जोड़ के ही आया था। एक बार उसके लिए भी तालियां बजाइए। वो अपना काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था, हम अपना काम कर रहे थे, ये अपना काम कर रहे थे। मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ के पास एक कवि सम्मेलन था, मुशायरा था, मुश्तरका था। हमारी तरफ भी एक साथी होता है। हम और नदीम फर्रुख भाई कार, बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची, झूठ बिल्कुल झूठ नहीं। हम और नदीम फर्रुख भाई जा रहे, तो रास्ते में देखा सड़क के किनारे 2 मजदूर काम कर रहे हैं। एक गड्ढा खोद रहा था और दूसरा उस खोदी हुई मिट्टी को फिर से गड्ढे में डाल रहा था। कादरी साहब बिल्कुल भगवान कसम सच करता है। तो हमने कहा नदीम भाई ये अद्भुत काम हो रहा है, आज चलो पता करते हैं क्या। तो हम रुके, वहां पे गए, हमने कहा भैया ये क्या कर रहे हो तुम? एक जना गड्ढा खोद रहा है, दूसरा उसी मिट्टी को वापस डाल रहा है, ये क्या है? तो उसमें से एक बोला बाबूजी हम मनरेगा के मजदूर हैं। 3 लोगों की ड्यूटी थी, एक को गड्ढा खोदना था, एक को पौधा लगाना था, दूसरे को वापस मिट्टी डालनी थी। पौधा लगाने वाला छुट्टी पे है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। घबराहटें थी क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं यहाँ पर हिंदी आप लोग समझेंगे कि नहीं, लेकिन इतना बढ़िया। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ बहुत ईमानदारी से, कि सवेरे से हम यहाँ पर आए हुए हैं उदगीर में। आदरणीय स्वामी जी और जो हमारे लोग थे उन लोगों ने इतना अच्छा मेहमान नवाजी की, इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की है कि मुझे मन कर रहा है कि मैं यहीं रहने लगूं। बिल्कुल वास्तव में क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। जो अच्छा लगा वो मैं अच्छा कह रहा हूँ। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। वाह 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 वाह, बिल्कुल अपना लगता है, बिल्कुल अपना लगता है, बिल्कुल ईमानदारी से। और जब मंत्री जी घुसे, जिस तरह से मुस्कुराते हुए वो आए थे, तो मैं समझ गया। आमतौर पर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मंत्री लोग आते हैं, बिल्कुल ऐंठे हुए आते हैं, लगता है जैसे कि मंत्री नहीं पता नहीं क्या है। लेकिन हमारे जब ये मंत्री जी आए, संजय जी, बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे हमारे आम आदमी कोई, हमारे बीच का कोई व्यक्ति आया हो, हमने उसको मंच पर बिठा दिया। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हों, वाह, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। वाह वाह, अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। वाह, बहुत बहुत बढ़िया लगा। मैं शुरू में ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब आप लोग हंसते वंसते नहीं हैं। और अच्छा क्यों हंसे भाई, तो मतलब अब क्यों ताली बजाएं? कोई आप लोग ताली बजाने वाले हैं क्या? लेकिन मैं एक बात बहुत बता रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा विद्वान आदमी हूँ। भगवान ने आपको सांसें गिनकर दी हैं। जितनी सांसें स्वामी जी दी गई हैं आपको इसी जन्म में पूरी कर दिया, दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। धड़कने भगवान ने गिनकर दी, इसी जन्म में पूरी कर दी, दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। इसी तरह से भगवान ने तालियां भी गिनकर दी हैं, आपको इसी जन्म में सारी बजानी है। अभी नहीं, अगर आपने तालियां कम बजाई तो अगले जन्म में आपको थोड़ी ज्यादा बजानी पड़ सकती है। और अगर आपने बिल्कुल नहीं बजाई तो भगवान आपको एक जन्म सिर्फ ताली बजाने के लिए ही दे देगा, और उसमें भी आपको फायदा देगा। ऐसा नहीं है मतलब आप एक जगह खड़े होकर ताली नहीं बजाएंगे, आप घर घर जाकर ताली बजाएंगे और वहां से आपको पैसे मिलेंगे। तो अगर आप वो पैसे कमाना चाहते हैं तो आज ताली मत बजाइए, अगर ठीक ठाक जीना चाहते हैं तो एक बार खुल के सब लोग तालियां बजाएंगे। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। मैं समझ गया कि आप लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है। आप खाली बैठे हैं तो चलो आप कभी सम्मेलन में जाना सुनते हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। वाह, अरे आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। वाह, लातूर भूकंप के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था। लातूर और उस्मानाबाद में हम लोग न्यूज देखते थे। जब आज यहाँ आकर मैंने देखा जिला लातूर, तो मुझे उन तमाम लोगों की याद आई जिनके बड़े नुकसान हुए होंगे उस भूकंप में। मैं उन सबको भी कुछ जानने की अर्पित करता हूँ। ये प्रयाग वाली जो मुंबई में रहने लगी हैं, बड़ा पहले तो शुरू में बड़ा मोहब्बत वाला सुनाया इन्होंने, बाद में रामलीला करने लगी।
जब ये मोहब्बत वाला सुना रही थी तो हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे बगल में, बहुत बड़े शायर हैं, फिल्मों में बहुत लिखा इन्होंने, बहुत ज्यादा लिखा। हमने बड़ा ट्राई किया, हमको लिए नहीं गया। नहीं सही, मुझे अपने पिताजी याद आ गया। मेरे पिताजी चाहते थे मैं IAS अफसर बनूं। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, भगवान कसम, झूठ कभी बोला ही नहीं है, कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। तो मैंने IAS का एग्जाम दिया सर, तो प्रीलिम्स एग्जाम दिया नदीम भाई जी, तो उसने मेरी मार्कशीट तो आई लेकिन नंबर वही रह गए। पिताजी बड़े नाराज बोले ये कुछ नहीं करेगा, इसको घर से निकाल देंगे अगर सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई दूसरी फील्ड चुनो। तो हमने कहा अच्छा वकील बनता हूँ, तो LLB की कचहरी, बिल्कुल मैं सच्ची घटना अपनी जिंदगी की बता रहा हूँ। 1 महीने तक मैं कचहरी में बैठा रहा, बक्सा लेके, बेल्ट लगा के, काला कोट पहन के। एक मुकदमा मेरे पास नहीं आया। पिताजी बहुत कृपा बोले इसको फाइनली निकाल दो घर में। तो मदर ने कहा कि थोड़े और ऑप्शन दो। तो पिताजी ने कहा अच्छा तुम बोलते अच्छा हो, पॉलिटिक्स में जाओ। तो हमने उत्तर प्रदेश की हर पार्टी में जाकर के दरख्वास्त दी। हमने कहा हमें ले लो, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं लिए जाते। नहीं बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची, भगवान का झूठ नहीं, झूठ तो बोलते। तो पिताजी फाइनली हमको घर से निकालने के लिए तैयार हो गए, बिल्कुल फाइनली घर से निकालने के लिए तैयार। हमारे टाइम के पिताजी खुद अपने आप नहीं निकालते थे, मदर के थ्रू निकलवाते थे। मदर ने आकर उनसे कहा तुम्हारे बाबूजी कह रहे हैं कि कल से दिखाई मत पड़ना, और तुमने कोई नाम नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए हो, तुमको घर से निकालना है। फिर उनकी ममता जागी, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, लगभग 20-22 साल पुरानी। बोली जाओ अपने पिताजी के पैर पकड़ लो, आखिर बाप तो तुम्हारे हैं, हो सकता माफ कर दें। तो मैंने पिताजी के पैर पकड़े। हमने कहा पिताजी आप हमको एक मौका दे दीजिए, मैं इन IAS अफसरों, इन नेताओं, इन वकीलों, इन सबसे ऊपर उठकर दिखाऊंगा। आज ऊपर खड़ा हूँ, सब नीचे बैठे। वाह मैं असल लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हम लोग क्या व्यंग्यकार क्या है, वो नेताओं पर, पुलिस पर और व्यवस्था पर लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि व्यंग्य उन्हीं पर किया जा सकता है जिनसे समाज गवर्न होता है, जो समाज को दिशा देते हैं, उन्हीं पर सेटायर किया जा सकता है। रिक्शे वाले पर, मजदूर पर व्यंग्य नहीं किया जा सकता। एक मजदूर पर व्यंग्य नहीं किया जा सकता, उसके पास कोई नेतृत्व तो है ही नहीं, उस पर क्या व्यंग्य किया जाएगा। तो जो हम लोग व्यंग्य करते हैं वो किसी व्यक्ति पर नहीं करते, वो उस प्रवृत्ति पर व्यंग्य करते हैं। मैं लखनऊ से आया हूँ, लखनऊ राजधानी है, और राजधानी में एक विधानसभा मार्ग होता है। ये आपकी राजधानी नहीं है महाराष्ट्र की, उदगीर, मेरे ख्याल से कभी नहीं बनेगा। राजधानी का हवाई अड्डा तक तो है नहीं, हमको हैदराबाद की शरण जाना पड़ा। तो लेकिन मंत्री जी का ऐसे अगर रहा तो एक दिन यहाँ हवाई अड्डा जरूर बनेगा। देखिए हम भी ट्राई कर सकते हैं क्या सर? तो लखनऊ में विधानसभा मार्ग है जी। अब मुझसे जुड़िएगा, मैं व्यंग्य की भाषा बोलूंगा। मुश्किल से मैं 7-8 मिनट और मंच में, मुझे पता है कि 10 बजे के बाद कार्यक्रम को ज्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता। 10-15 मिनट, 10 बजे तक का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन जब मैं माइक पे खड़ा था तो मैं खुद को सुप्रीम कोर्ट समझने लगता हूँ, मैं क्या करूँ। अब बाद में जमानत करवाता घूमता रहता हूँ। इसलिए जो है 5-7 मिनट और। लखनऊ में एक विधानसभा मार्ग है। अभी जब यूपी के इलेक्शन हुए तो उसके 2 महीने पहले मैं वहां से गुजर रहा था जी। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं, ज्ञान की बात बता रहा हूँ, अगर बिल्कुल सही ज्ञान हो तो ताली हो जाना। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। सही बात। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। वाह वाह वाह। तो उससे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, कभी किसी नेता से, कभी किसी इंजीनियर से, कभी किसी डॉक्टर से, कभी किसी से। तो मैं निकल रहा था तो देखा एक गिरगिट जा रहा। आप लोग गिरगिट जानते हैं? हाँ, हम लोग होते उसी जैसे, बस शो नहीं करते, सब लोग उसी के जैसे होते। तो मैंने उस गिरगिट से बात की छोटी सी। हमने लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा। नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा। गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं
अपने और मौका परस्त नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं। गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की मौका परस्त नेता से तुलना करना महापाप है। अब तालियां उठाना। किसी गिरगिट की मौका परस्त नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। बहुत अच्छा। एक और छवि का आपको सुनाता हूँ, फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगले साल हमें फिर बुलाइएगा, एक आध साल बाद, तो हमें थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिएगा। हमें 10-15 मिनट में मजा नहीं आता। तो हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए। वाह, ये इंट्रोस्पेक्शन का व्यंग है, सेल्फ एनालिसिस का व्यंग है। आप सोचो कभी कुछ हो कुछ जाए। हम अपने मित्र, काजी साहब सुनिएगा, हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। बदली हुई परिस्थिति, हम किसी काम से गए तो मरे गए। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? जुड़े रहना प्यारे लोगों, बहुत अच्छे हो आप। कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। बस मैं अंतिम 1 मिनट और लेते हुए, वो जो मैं कहने जा रहा था, इन्होंने श्रृंगार की कविता पढ़ी जब, तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमसे कहा, सर्वेश तुम नहीं लिख सकते हो प्यार मोहब्बत की? हमने कहा क्यों नहीं लिख सकते, लेकिन हास्य कवि को कोई सर गंभीरता से नहीं लेता है। मतलब मैं चाहे जितना घोर श्रृंगार सुना दूं, अपना दिल फाड़ कर रख दूं, लेकिन आप लोग उसको हंसी में ही ले लेंगे। तो हम लोग असली में मोहब्बत नहीं करते, खाली सोच लेते हैं। अच्छा, सोच के ही काम चला लेते हैं, असली में कोई सीरियसली लेगा नहीं। आज तक हजारों जगह ट्राई किया, किसी ने आई लव यू हमसे नहीं कहा। तो फिर 4 पंक्तियां में सुनिए, मैं यहीं से बात खत्म करता हूं। स्वागत। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। थोड़ी बात। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। आप मत सोचिए। अच्छा, मैं ना सोच, आप तो नहीं अब तुमसे मिलके हम क्या करेंगे? मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। थोड़ा और उठाना, हाँ, क्योंकि अंतिम पंक्तियां हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं। ओहो, स्वामी जी भी वो कर रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो। तो सुशांत सिंह जी गए क्या है? सुशांत जी हाथ को समर्पित कर। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। वाह! एक बात ये कि इनकी एक बड़ी मशहूर रचना है वैवाहिक विज्ञापन। उसमें हास्य भी है, व्यंग भी है, और एक ऐसा सटायर, एक ऐसा संदेश जो उदगीर की इस सुधी जनता के बीच में पेश किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरा साथ दीजिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मैं भाई सर्वेश अस्थाना जी से निवेदन कर रहा हूं। ये एक्चुअली मेरी स्टाइल थी। हमने कहा हम वापस बैठेंगे, तुम आके फिर से बुलाना, तो जिससे मेरी मार्केट थोड़ी बढ़ेगी। एक बार और ताली बजा। ये भी सत्य घटना पर आधारित है। मैंने बिल्कुल भगवान कसम सत्य घटना पर कभी झूठ नहीं बोला। ये थोड़ा पुरानी घटना है। मैं तब क्लीन शेव रहता था। अब मेरे फ्रेंड्स का दाढ़ी है, तब मैं क्लीन शेव रहता था। हैंडसम तो खैर मैं आज भी हूँ, लेकिन तब मैं ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था। बिटिया जी
ताकि लड़कियों की क्या आदत होती है, अपना सुना लेंगे, हम लोग वहाँ वाह वाह करते रहते हैं, फिर अपना फोन में लग जाते हैं, हम लोग आहा करते रहते हैं। ये बिल्कुल सच्ची घटना पर है। दिल में कोई जब रहता था, हम 10 भाई बहन जी, 10 भाई बहन हैं बस। नहीं, हम लोग उस जमाने के 10 भाई बहन हैं जब हमको अंग्रेजों से लड़ना था, तो 10 भाई बहनों की जरूरत होती थी। आज हम एक हैं या अधिकतर 2 हैं, क्योंकि बेरोजगारी से लड़ना है, महंगाई से लड़ना है। ये 10 भाई बहनों के साथ इनसे नहीं लड़ा जा सकता है। तो मैं क्लीन से रहता था, और 9 भाई बहनों की शादी हो गई थी, मेरी हो नहीं रही। बिल्कुल सच्चे है, कोई ससुर आता ही नहीं था, कोई ससुर नहीं आता था। अच्छा, मैं लड़की भी नहीं था कि किसी के साथ भाग ही जाता। सही, आप सोच लीजिए, जितने पुरुष बैठे हैं सैकड़ों के साथ भागने की सोचे, लेकिन किसी के साथ नहीं भाग पाए। तो मैं भाग भी नहीं सकता था, जहाँ माँ बाप करते वही होना था, कोई आते नहीं था। एक आया, मैं क्लीन से रहता था, हमको देखा, बिल्कुल सच्ची घटना, चल दिया। पिताजी ने कहा, भाई साहब आप क्यों जा रहे हैं? बोला, इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने पूरी दाढ़ी रख ली। दूसरा आया, वो भी चल दिया। पिताजी ने कहा, आप क्यों जा रहे हैं? बोले, इससे कौन शादी करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया। भगवान कसम सच्ची, झूठ नहीं है, नहीं है झूठ, बिल्कुल झूठ नहीं। फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन लखनऊ में मुशायरा कवि सम्मेलन, हमारे तब नदीम फर्रुख से ही हमारी दोस्ती थी, इन लोगों से तब मुलाकात नहीं हुई थी। तो नदीम भाई को हमने बुलाया था, दोपहर का खाना मेरे घर खाने आए। हम लोग आमतौर पर दोपहर का खाना, घर का खाना ढूंढते गए। तो ये बैठे हुए थे, पिताजी हमारे मुंह लटकाए बैठे हुए। नदीम भाई ने पूछा, चाचा जी क्या बात, आप इतना दुखी क्यों हैं? तो पिताजी बोले, किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर भारत में, हमारे हिंदू धर्म में, जब कोई अच्छा या बुरा काम कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम समझ रहे हैं। भगवान का काम कर। तो नदीम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। तो पता नहीं कब पढ़ाते हैं। लेकिन डॉक्टर, तो इन्होंने पिताजी से कहा कि चाचा जी ऐसा करो कि सर्वेश भाई का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। मंत्री जी, अद्भुत कविता है, जुड़िएगा। तो हो सकता है विज्ञापन निकलवा दो, हो सकता है कोई पार्टी फंस जाए। तो मेरा विज्ञापन निकलवाया गया अखबार में। उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। 82 छप गया। अब हम निश्चिंत हो गए, हमने कहा अब तो मेरी शादी हो नहीं पाएगी, कुंवारा ही रहना पड़ेगा। चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ से हूँ, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन मेरे लिए प्रपोजल्स आए, भगवान कसम आए, घर पे रखे हैं, आप लोग आके देख सकते हैं। तो प्रपोजल्स आए 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का, 78 वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, स्वामी जी, उनकी उम्र 80 साल। हमने मन ही मन उनसे पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया कि अपने लिए निकलवाया? वहीं से ये कविता तैयार हुई थी, सच्ची घटना पर एक बार तालियां बजाइए, मैं अपनी कविता शुरू करूँ। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया। फिर मेरी शादी हुई लेटेस्ट जो, तो हमारे साले साहब देखने आए हमको। उनका घर का नाम पम्मू है। वाह। वो हमको देख के पहुंचे, ससुर साहब हमारे प्रोफेसर केमिस्ट्री के। तो उनसे कह रहे हैं, पापा लड़का अच्छा है, यूनाइटेड नेशंस में नौकरी भी करता है, तनख्वाह भी अच्छी है, लेकिन कमी है। हमारे ससुर साहब बहुत भोले भाले, उन्होंने जवाब दिया, अगर वो जवाब मुझे पता होता तो आज मैं कुंवारा ही होता। बोले लड़का अच्छा है, यूनाइटेड नेशंस में नौकरी करता है, लेकिन कमी है। तो हमारे ससुर साहब कह रहे हैं, कोई बात नहीं, एक आध कमी तो सब में होती है। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। वाह। खरीद बिक्री, खरीदो बेचो, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। वाह वाह। निविदा सूचना को टेंडर नोटिस भी कहते हैं। मेरा वर्णन टेंडर नोटिस के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे।
अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, जो खरीदते उसकी जानकारी ले सकते हैं। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। वाह। एक में था माल कितना, थोड़ा सा इसमें शामिल होइएगा। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। वाह। और चौथे में खाली कुर्सियों की भी जिम्मेदारी उठा लेना। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। वाह। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। मतलब कहाँ बेचे दे रहे था, किराए पे उठाना है, कुछ तो विकास हुआ। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अब असली कविता शुरू होती है, जिसका इशारा नदीम फर्रुख जी ने किया। तालियों की गूंज में स्वागत कीजिए। हाँ, कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। वाह वाह। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य दें। वाह 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 वाह। आप मुझे हताश मत कीजिएगा। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं आप लोग समझ गए हैं। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। वाह 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 वाह। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। अगर ये पंक्ति, ये मिसरा, ये लाइन अगर आपको ठक से महसूस हो कि इस व्यक्ति ने अच्छी मतलब जरूरी बात उठाने की कोशिश की है, तो आप जरूर तालियां बजाइएगा। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे। वाह वाह वाह। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं, और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती है। वाह। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, अंतिम पंक्ति कविता और काव्य पाठ की आपकी तालियों से विदा चाहता हूँ। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ, और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर बिक रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।